हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख स्टडी। आज बैंकिंग कंपनी का लेक्चर नंबर 5 होगा जिसमें हम कवर करेंगे कंप्लीट फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो ये जो सम है ना, दिस विल कवर यू कैन से 90 to 99% ऑफ योर टॉपिक। अब तक मैंने पहले आपको सिर्फ बैलेंस शीट करवाया, फिर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के 2 सम करवाया। आज पूरा एक कंप्लीट फाइनल अकाउंट का इस तरह से क्वेश्चन रहेगा एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, पूरा बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंड 31st March 2013 एंड ऑल्सो बैलेंस शीट ऑन दैट डेट आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। बराबर है, मतलब ये एडजस्टमेंट दिया है, ट्रायल बैलेंस दिया है, हमको पूरा एक फाइनल अकाउंट सॉल्व करना है। फाइनल अकाउंट कैसे सॉल्व होता है? तो भाई बैलेंस शीट रहता है इसके अंदर और प्रॉफिट एंड लॉस होता है। बराबर है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज होके कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के रिजर्व्स एंड सरप्लस में। फिर बैलेंस शीट का शेड्यूल क्लोज होगा, यहाँ पे आएगा और ये टैली होगा। क्लियर? अगर शेड्यूल्स की बात करेंगे तो टोटल कितने शेड्यूल्स बनेंगे? 16 शेड्यूल। ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का शेड्यूल बनेगा। एक पेज 2 पेज ले लो जिसमें खाली शेड्यूल्स बनाना है आपको, फिर एक नेक्स्ट पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का। अब मैंने तो ऐसा बनाया, बट आप क्या कर सकते हो, एक पूरा पेज के ऊपर पूरा आप शेड्यूल ले लो, 16 के 16 शेड्यूल। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बना के रखो, मतलब स्टेटमेंट बनाओ। ठीक है, दैट वुड बी द बेस्ट वन, क्योंकि आपको मार्क्स इसके ऊपर भी है। इसमें कम चांसेस है कि आपको मार्क्स मिलेगा। नोट्स टू अकाउंट को मार्क्स होता है, बट मैक्सिमम मार्क्स इधर कवर अप हो जाता है। ठीक है, हम करेंगे कैसे सॉल्व? तो पहले मार्किंग कर लेते कौन से शेड्यूल्स में जाएगा, और मार्किंग अगर अच्छे से हो गया मतलब आपने आपका काम अच्छा कर लिया। एडजस्टमेंट लिमिटेड एडजस्टमेंट्स होता है, हार्ड एंड फास्ट कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। ध्यान से, एडजस्टमेंट में ज्यादा एडजस्टमेंट आएगा नहीं, आएगा भी तो रिबेट का एडजस्टमेंट आएगा, फिर अगर आ गया तो आरटीडी का एडजस्टमेंट आ गया, बैड डेब्ट्स आ गया, यही आएगा और कुछ नहीं आने वाला। ओके, चलिए स्टार्ट करते। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ग्लोबल बैंक लिमिटेड। सबसे पहला है शेयर कैपिटल। कहाँ जाएगा शेयर कैपिटल? शेड्यूल नंबर 1 में जाएगा। कैश इन हैंड एंड विथ आरबीआई 6। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज 8। अदर इन्वेस्टमेंट 8। गोल्ड बिलियंस 8। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड पे दिया है। डेबिट पे दिया मतलब एक्सपेंसेस है, क्रेडिट पे दिया मतलब इनकम। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ध्यान से, डेबिट का शेड्यूल है ये। डेबिट मतलब ये मेरे लिए खर्चा है, और खर्चा है मतलब कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का शेड्यूल नंबर क्या है? 15। क्या इंटरेस्ट, क्या बोले आपने? वो लाइबिलिटी साइड पे। ये कौन सी साइड पे दिया है? डेबिट पे दिया है। वो तो देखना है ना, आपके जो अदर लाइबिलिटीज का शेड्यूल है यहाँ पे आपने देखा रहेगा, यहाँ पे आता है अदर लाइबिलिटीज, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, वो लाइबिलिटीज है, क्रेडिट शेड्यूल है। अभी यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन अक्रूड दिया है वो कौन से साइड पे दिया है? डेबिट साइड पे दिया है। समझ में आ रहा है? डेबिट पे। अभी इसको आप एक्सपेंडेड कह सकते हो। अब क्योंकि वर्ड आपको अक्रू दिया है तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये मिलने वाला भी हो सकता है। अक्रूड है ना, जनरेट हुआ है, बट मिला है क्या? नहीं। तो इट कैन बी योर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड भी, और इट कैन बी योर अदर असेट। अदर असेट शेड्यूल नंबर मेरे हिसाब से 11 है। आप 11 में डालो तो भी चलेगा। मैंने क्या कहा वही तो बोला, डेबिट में दिया तो 2 शेड्यूल है तुम्हारे डेबिट के पास इंटरेस्ट का, या तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड होगा या तो अदर असेट्स होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड कब होगा? अगर वो इंटरेस्ट पेड रहता। इधर पेड वर्ड नहीं दिया है, इधर इंटरेस्ट पेड ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंटरेस्ट अक्रूड दिया है। तो ये पहचान आ गया भाई, अक्रूड है मतलब मिलने का बाकी है। आई थिंक रिसेल इज माई असेट, असेट मतलब शेड्यूल नंबर 11। समझा? चलिए ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉय क्रेडिट साइड पे दिया है, कहाँ जाएगा? डिपॉजिट के शेड्यूल में जाएगा, पक्का? हाँ जी, इट इज योर अदर लाइबिलिटीज। सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का डिपॉजिट पड़ा हुआ है बैंक में, एम्प्लॉय का, तो अपने को वापस देना है, तो अपनी अदर लाइबिलिटीज में जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद सेविंग बैंक बैलेंस क्रेडिट पे दिया है, डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 3।
करंट लेजर कंट्रोल 3, फिक्स डिपॉजिट 3। मार्किंग क्लियर है? चलिए ठीक है। शेयर प्रीमियम अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल नंबर 2, स्टैट्यूटरी रिजर्व 2, सिल्वर बिलियंस डेबिट साइड पे दिया है, गोल्ड का बिलियंस दिया है तो इन्वेस्टमेंट है, सिल्वर का जो है वो अदर असेट्स है। अगर आपने इसको इन्वेस्टमेंट में लिखा तो रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ही है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करो, सिल्वर में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है। बट गवर्नमेंट कहता है अगर इसी क्वेश्चन में गोल्ड भी दिया है और सिल्वर भी दिया है तो गोल्ड को इन्वेस्टमेंट में डाल दो और सिल्वर को अदर असेट्स में डाल दो। अगर सिर्फ गोल्ड दिया है इन्वेस्टमेंट, सिर्फ सिल्वर दिया इन्वेस्टमेंट, दोनों दे दिया तो आप सिल्वर को किस में डाल सकते हो? अदर असेट। अदर असेट मतलब शेड्यूल नंबर 11। कॉन्स्टिट्यूएंट लायबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट इग्नोर होता है क्योंकि ये कंटीजेंट लायबिलिटीज है। अब ट्रायल बैलेंस तो टैली होता है तो इसका पोस्टिंग तो करना पड़ेगा, बट मैं तो इसे इग्नोर कर रहा हूं तो मेरा क्वेश्चन टैली नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अब ये कौन से साइड पे दिया है? डेबिट साइड पे एक लायबिलिटीज दिया है जिसे मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो ऐसे क्रेडिट साइड पे भी सेम अमाउंट का होगा जिसे आप इग्नोर करेंगे तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। समझा मैंने क्या कहा? तो ये इग्नोर हो रहा है। आगे बढ़ते। बिल्डिंग क्या है? असेट शेड्यूल नंबर 10, फर्नीचर, बोरोइंग्स शेड्यूल नंबर 4, मनी एट कॉल 7, एडवांस 9, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस किधर चले जाएगा? नहीं बाबा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ऐड होता है। अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तो हमने यहाँ पे लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड ओपनिंग बैलेंस, बराबर है। तो ये उधर शेड्यूल में नहीं जाएगा, हमारे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड होगा। ओके चलिए ठीक है। उसके बाद बिल डिस्काउंट एंड परचेज एडवांस है शेड्यूल नंबर 9, ठीक है। नेक्स्ट बिल डिस्काउंट, वापस से हो गया शायद, डबल प्रिंटिंग है, कोई नहीं। बिल फॉर कलेक्शन, मैंने बताया था कलेक्शन एंडोर्समेंट ऐसे नाम का कोई भी प्राणी आया इग्नोर। बिल फॉर कलेक्शन एंड एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट का अमाउंट चेक करो कितना है? क्रेडिट पे दिया है, ये डेबिट पे दिया है, हो गया टैली, इग्नोर कर दिया। बट और एक चीज अपन ने इग्नोर किया, 43,500, मतलब फिर से और एक ऐसा चीज रहेगा जो इग्नोर करना रहेगा, तो ये आपका प्रॉब्लम टैली होने वाला है। समझ में आया? चलिए ठीक है। इंटरेस्ट डेबिट में भी है और क्रेडिट में है। डेबिट पे दिया है वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस है मतलब शेड्यूल नंबर 15, और क्रेडिट पे दिया है शेड्यूल नंबर 13। अरे समझा? चलिए कमीशन एंड ब्रोकरेज क्रेडिट पे दिया है 13 या 14 ना, 14 में जाएगा, अदर इनकम है ना कमीशन। डिस्काउंट क्रेडिट पे दिया है तो 13, डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट शेड्यूल 13 में जाएगा। बिल रिसीवेबल फॉर बीइंग बिल फॉर कलेक्शन इग्नोर। कितना अमाउंट है? 43,500, कितना अमाउंट है? 43,500। बात समझ में आया? बट ये सारा चीज किधर जाएगा? कंटीजेंट लायबिलिटीज के शेड्यूल में, टोटल में आएगा नहीं, बट शेड्यूल के अंदर लिख के छोड़ देंगे। क्लियर? तो देखो जितना क्रेडिट उतना डेबिट, जितना डेबिट उतना, दोनों अमाउंट को आपने इग्नोर किया है, मतलब आपका प्रॉब्लम टैली होगा। ओके चलिए। ऑडिट फीस एक्सपेंस है शेड्यूल नंबर 16, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर जो अदर इनकम होता है उसमें से माइनस करते हैं। अदर इनकम मतलब माइनस फ्रॉम 14, अरे बराबर। डायरेक्टर फीस 16, सैलरी 16, पोस्टेज 16, रेंट क्रेडिट पे दिया है, जरा ध्यान से देखो, रेंट क्रेडिट दिया है मतलब इनकम हो गया, अदर इनकम, समझ में आया? अदर इनकम मतलब 14, प्रॉफिट ऑन बिलियंस 14, अदर इनकम्स हो गए ना ये सब। एमडी का रेम्यूनरेशन खर्चा, मिसलेनियस इनकम 14, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी बताया था माइनस फ्रॉम 14, डिपॉजिट विथ अदर बैंक, अदर बैंक के साथ जो डिपॉजिट है, कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई जो सुना है आपने, तो डिपॉजिट कौन से साइड पे दिया है? सर डेबिट साइड पे दिया है, तो शेड्यूल नंबर 7 में चले जाएगा। उसके बाद ब्रांच एडजस्टमेंट कितना दिया है? 20। अब ये ब्रांच एडजस्टमेंट दो टाइप का होता है, डेबिट में भी होता है और क्रेडिट में। डेबिट में है तो अदर असेट और क्रेडिट में है तो अदर लायबिलिटीज। ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट पे दिया है तो अदर असेट, क्रेडिट पे दिया तो अदर लायबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पे डेबिट साइड पे दिया है अदर असेट मतलब 11,
डेप्रिसिएशन ऑन रिजर्व फॉर बिल्डिंग, रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं जाएगा, या तो आप बिल्डिंग से माइनस कर दो या तो आप इसे शो कर सकते हो अदर लायबिलिटीज के अंदर। रिजर्व फॉर बिल्डिंग है, बिल्डिंग का रिजर्व है तो आपकी लायबिलिटीज हो गई। रिजर्व एंड सरप्लस में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं आता। पोस्टिंग क्लियर, मतलब मार्किंग क्लियर है। कुछ थोड़े बहुत रॉन्ग किए रहेंगे, आपने मार्किंग करने दिया था मैंने, बट अगर अच्छे से करते हो, प्रैक्टिस हो जाता है तो आपका काम हो जाएगा। इससे आपका बैलेंस शीट भी होएगा और इससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस मार्किंग भी क्लियर होता है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट देखते क्या दिया। प्रोविजन फॉर रीबेट फॉर बिल डिस्काउंट इज 5000। ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया, रीबेट का एडजस्टमेंट आया तो क्या करने का, डिस्काउंटेड इनकम में से माइनस करने का। देखो वहीं पे डिस्काउंटेड इनकम देखा था, ये देखो एक तो इसमें से माइनस करने का और उसका दूसरा इफेक्ट चले जाएगा अदर लायबिलिटीज में। डिस्काउंटेड इनकम से माइनस और दूसरा कहां जाएगा, अदर लायबिलिटीज। ठीक है, पक्का। क्यों, तो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, खाली अभी ओवरव्यू किया हमने। A scrutiny of current account ledger reveal that there are current account ledger, किधर सुना था current account, इधर ही किधर, यस यहाँ पे इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। क्या है बाद में देखेंगे, अभी एडजस्टमेंट है तो मार्क कर दिया। आगे दिया है क्लेम, भाई क्लेम आया मतलब कंटीजेंट लायबिलिटीज। क्लेम फॉर एम्प्लॉय फॉर द बोनस फॉर 15,000 इज पेंडिंग अवार्ड ऑफ एट्रीब्यूशन। अवार्ड एट्रीब्यूशन क्या है मालूम नहीं, ऐसा करेक्शन आपकी टेक्स्ट बुक में देख लेना। मतलब क्लेम आया तो मेरे दिमाग की बत्ती जलती, क्लेम है मतलब कंटीजेंट है, भूल जाओ। आगे उसके बाद क्या है, आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर 20 नहीं, यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा 25%, क्योंकि पुराना है शायद इसके लिए 20 लिखा है, बट 25% टू बी ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व एंड डिविडेंड कितना परसेंट देना है, 8%। दोनों अप्रोप्रिएशन है, कल के सब में किया था। क्लियर, पक्का। चलिए फिर पोस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कैपिटल, कितना है 3 लाख, कहां जाएगा शेड्यूल नंबर 1 में, और ये कॉल्ड अप कैपिटल ही बन जाएगा, बराबर है कि नहीं। तो शेयर कैपिटल में मैंने लिखा 3 लाख, इस पे कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, बराबर। उसके बाद क्या है, कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई 46,350। अमाउंट एक बार चेक करते रहना, क्योंकि हो सकता है प्रिंटिंग वगैरह हो तो फिर देख लेना। क्या दिया है, क्या था, कैश इन हैंड ना विद आरबीआई, कितना है 46,350। टेक्स्ट बुक आप लोग के पास आईना पूरे रहेगा तो चेक करना खाली अमाउंट। आगे बढ़ता हूँ, इन्वेस्टमेंट इन जीओआई किधर जाएगा, इन्वेस्टमेंट में 1,94,370। इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल भाई, इन्वेस्टमेंट का जीओआई का इन्वेस्टमेंट कितना है 1,94,750, यही था ना, 370 है, कोई नहीं कोई नहीं, कर देंगे रब। 1,94,370, पक्का क्लियर है शेट्टी। शेट्टी आगे क्या दिया बेटा, अदर इन्वेस्टमेंट, सेम उधर ही चले जाएगा। 1,55,630। ठीक है, उनका उसके बाद क्या है, गोल्ड बिलियंस, कहां चले जाएगा, अदर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में गोल्ड 15,130। समझ रहा है धर्मेंद्र। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, डेबिट पे दिया है। यही चीज क्रेडिट पे दिया रहता तो कहां जाता, अदर लायबिलिटीज। अक्रूड मिलने वाला डेबिट पे, मतलब अदर असेट्स में कितना है 24,620। तो भाई अदर 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 असेट्स के अंदर आ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,620। ठीक है, पक्का। चलिए ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट, एम्प्लॉय का डिपॉजिट है, मतलब अपने को पैसा लौटाना है। अदर लायबिलिटीज के शेड्यूल में आ जाएगा सिक्योरिटीज डिपॉजिट 15,000। उसके बाद क्या है, सेविंग अकाउंट बैलेंस कितना है 7,420, कहां जाएगा, डिपॉजिट के शेड्यूल में सेविंग 7,420। उसके बाद करंट लेजर कंट्रोल अकाउंट 97,000। तो करंट अकाउंट लेजर किधर चले जाएगा, करंट अकाउंट मतलब क्या होता है, करंट अकाउंट मतलब क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट का टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। तो भाई इसका अमाउंट है 97। इनर कॉलम में लिख रहा हूं सर, क्यों, उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, 4 मार्क किया था ना आपने, ठीक है नहीं। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या है, फिक्स डिपॉजिट, कहां जाएगा, डिपॉजिट के शेड्यूल में
कितना है 2350, तो टर्म डिपॉजिट में लिख लेता हूं 23,050। पक्का समझा? हाँ, चलिए बढ़ते आगे। शेयर प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस में चले जाएगा, एसएससी का प्यार है तो शेयर प्रीमियम आ ही जाएगा। शेयर प्रीमियम कितना है 90,000। उसके बाद क्या है स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये भी एसएससी के प्यार में चले जाएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व, बट इसे मैं लिखूंगा मैं इनर कॉलम में। क्यों? क्योंकि जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा इसमें ऐड ऑन करना है। तो कितना है 2000 दिख रहा था 1,40,000। चलिए ठीक है 2000 1,40,000 इनर कॉलम में लिखा, समझ में आया ना क्यों? उसके बाद क्या है भाई स्टैट्यूटरी रिजर्व सिल्वर बिलियंस कहां चले जाएगा भाई अदर असेट्स में। सिल्वर कितना है 2000। उसके बाद क्या है, उसके बाद कंटीजेंट लायबिलिटीज में इग्नोर हो गया बिल्डिंग, कितना है 65। भाई बिल्डिंग लिख लो, अदर असेट सॉरी फिक्स असेट के अंदर बिल्डिंग कितना है 65,000 ना। फिर उसके बाद फर्नीचर, ये भी आपका असेट्स है। फर्नीचर कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना इनके ऊपर, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख लेता हूं ना। फिर फर्नीचर पे नहीं है ना 65,000। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर तो अपना लॉस दिया है ना खाली। चलो ठीक है। फिर क्या है बोरोइंग्स, कितना है 77,230। बोरोइंग्स के शेड्यूल में बोरोइंग्स बोरोइंग्स कितना है 77,230। क्लियर? उसके बाद मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस शेड्यूल नंबर 7 में चले जाएगा। डेबिट साइड पे देखो यहाँ पे आ जाएगा मनी एट कॉल, कितना है 26,000। उसके बाद एडवांस, एडवांस के शेड्यूल में चला जाएगा 2 लाख रुपए बाय कैश क्रेडिट 2 लाख रुपए। उसके बाद क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस है कितना है 6,500। तो भाई ये किधर चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल में, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 6,500। समझा ना? चलिए ठीक है। उसके बाद क्या है भाई बिल डिस्काउंट एंड परचेज 12,500 एडवांस के शेड्यूल में जाएगा। बाय एडवांस बिल डिस्काउंट एंड परचेज 12,500। समझा ये? पक्का। नेक्स्ट उसके बाद बिल फॉर कलेक्शन इग्नोर, एक्सेप्टेंस इग्नोर, इंटरेस्ट डेबिट में भी है और क्रेडिट में है। डेबिट वाला 15 में जाएगा और क्रेडिट वाला 13 में जाएगा। तो 7950 शेड्यूल नंबर 15 में जाएगा। शेड्यूल नंबर 15 का है भाई यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है 7,950 है और यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट 72,000। समझा जादव? यादव उसके बाद क्या है कमीशन एंड ब्रोकरेज शेड्यूल नंबर 14 में चले जाएगा। शेड्यूल नंबर 14 में आ जाते हैं कमीशन। कमीशन कितना है 2300। नेक्स्ट उसके बाद क्या है डिस्काउंट शेड्यूल नंबर 14 में चले जाएगा। बाय डिस्काउंट सॉरी 13 में डिस्काउंट, इसे मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि एडजस्टमेंट है बराबर। नेक्स्ट उसके बाद क्या है उसके बाद है बिल रिसीवेबल एंड इग्नोर हो जाएगा। ऑडिट फीस 16 में चले जाएगा। भाई ऑडिट फीस 16 में आ गया। ऑडिट कितना है 5,000। उसके बाद क्या है भाई लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, क्या होगा इनकम में से माइनस होगा। ये जो आपका अदर इनकम है इसमें से माइनस करूंगा लेस लॉस। कितना क्या लॉस हुआ है ब्रैकेट में डाल देता हूं कि माइनस करना है 1,000। कोई नहीं होता है भाई 1,000 नॉर्मल है, इस उम्र में ऐसा ही रहता है। डायरेक्टर फीस कितना है 1,200 रुपए। एक्सपेंस फीस में चले जाएगा भाई डायरेक्टर फीस कितना है 1,200। उसके बाद क्या है
सैलरी कितना है 21,200। फिर क्या है पोस्टेज पोस्टेज 50। 50, फिर रेंट रेंट 14 है। इनकम है क्या? अच्छा इनकम है तो फिर इधर आ जाएगा। रेंट कितना है 600। 600, फिर उसके बाद प्रोफेशन हुई है। ये भी इधर ही आने वाला है। प्रॉफिट कितना 1200। 1200, फिर मिसलेनियस एमडी रेमिनेशन एक्सपेंस है एमडी रेम्यूनरेशन 12,000। 12,000 ना, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस इनकम मिसलेनियस इनकम, अदर इनकम में मिसलेनियस इनकम 2000। 700। उसके बाद लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट इधर ही आएगा, माइनस होगा लॉस 30,000। 30,000। डिपॉजिट विद अदर बैंक डिपॉजिट विद अदर बैंक कहाँ जाएगा 7 के अंदर, डिपॉजिट 75,000। ब्रांच एडजस्टमेंट ब्रांच एडजस्टमेंट अदर असेट्स में चले जाएगा 20,000। 20,000 ना, हाँ। फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन रिजर्व अदर लाइबिलिटीज में डाल देता हूँ डेप्रिसिएशन रिजर्व कितना 20,000। 20,000। डन। आई होप पोस्टिंग सबको समझ में आ गया। थोड़ा लेंदी लगता है, प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा। नहीं नहीं लगेगा आपको लेंदी, क्योंकि अपने को इतना बड़ा सब बनाने का शेड्यूल का हैबिट नहीं है। बट आपके एफए पेपर 6 की बात करूंगा तो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, लिमिटेड लायबिलिटीज हो, ये सब में शेड्यूल ही बनने वाला है, और सब शेड्यूल वाले काम से। खाली इतना है कि बच्चे ये देख के यार नहीं नहीं नहीं, तो नहीं नहीं मत करो, ये स्कोरिंग है। आप ये सोचो कि भाई शेड्यूल का ही खाली पोस्टिंग करने का है, क्या याद करना क्या है, कौन सा चीज कौन से शेड्यूल में जाएगा, लोड नहीं लगेगा दिमाग में, खाली याद रहे शेड्यूल बस। और बाद में पोस्टिंग करने का, और बाद में एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट तो अपन 12th स्टैंडर्ड से करते आ रहे, फाइनल अकाउंट से सॉल्व किया ये, और वही एडजस्टमेंट आने वाला। अभी जैसे इधर पहला एडजस्टमेंट आया था, रीबेट ऑन बिल डिस्काउंट 5,000। अब ये होता क्या रीबेट ऑन बिल डिस्काउंट, कि मैंने एक बिल था बैंक, मैं मतलब बैंक ने एक चेक डिस्काउंट करके दे दिया। डिस्काउंट करके दे दिया मतलब क्या है कि भाई चेक के ऊपर डेट था 2 महीने के बाद का, बट उस बंदे को पैसा आज चाहिए था, तो बैंक ने उसको एडवांस दे दिया। 5,000 का बिल था, बैंक ने 4,000 दिया। डिस्काउंट कितना कमाया बैंक ने, तो बैंक के लिए ये डिस्काउंट क्या होता है, इनकम होता है। ऐसे बैंक ने कितना कमाया, 42,000 कमाया है, हाँ या नहीं? यस। अब हुआ क्या, बिल डिसऑनर हो गया, तो क्या बैंक को पैसा मिलेगा, बैंक का तो लॉस हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी रीबेट आता है तो हम डिस्काउंट इनकम में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं रीबेट। कितना डिस्काउंट हो रहा है, 5,000। ये कौन सा शेड्यूल है, क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे माइनस किया तो डेबिट इफेक्ट हो गया, 5,000 डेबिट हुआ, 5,000 क्रेडिट देने का। अब ये तो लाइबिलिटीज हो गई बैंक की, क्योंकि आज नहीं तो कल तो बैंक को पैसा देना ही पड़ेगा सामने वाले को, तो भाई ये अपना क्या है, लाइबिलिटीज। और ये कौन सी लाइबिलिटीज है, अदर लाइबिलिटीज। रीबेट ऑन बिल डिस्काउंट कितना, 5,000। हर बार यही है, डिस्काउंट में से माइनस करो, अदर लाइबिलिटीज में लिख दो। एडजस्टमेंट क्लियर हो गया, समझा? नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है। बी वाला छोड़ता हूं, सी वाला क्या है, सर ये तो कंटीजेंट है और ये तो लास्ट में सॉल्व होगा, मतलब अभी अपना सारा एडजस्टमेंट खत्म हुआ, ये आया। जरा ध्यान से, a scrutiny of current ledger revealed that the account overdrawn to the extent of 25,000 and the total of credit balance is rupees 1,22,000। मतलब क्या इसका, मतलब हमने और लोन लिया, हमने हमारा करंट अकाउंट का स्क्रूटिनी किया, स्क्रूटिनी मतलब चेकिंग किया, करंट अकाउंट मतलब जो डिपॉजिट है उसका चेक किया, तो ये 97 ही दिख रहा है, बट पता चला 97 नहीं है, आपने और 25,000 लिया है। लिया है तो फिर ऐड करना पड़ेगा, ऐड ओवरड्राफ्ट। कितने का ओवरड्राफ्ट लिया, 25,000, हाँ या नहीं, बराबर। ये कौन सा शेड्यूल है, क्रेडिट। क्रेडिट पे ऐड किया, क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का, डेबिट। आपने लोन लिया है तो बैंक ने आपको पैसा दिया रहेगा, वो आपका क्या है,
बैलेंस विद बैंक, क्योंकि करंट अकाउंट का दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, बैलेंस विद बैंक एंड अदर के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा करंट अकाउंट। आप यानी कि कौन यहाँ पे, बैंक का, तो बैंक ने कितने का लोन दिया था आपको ओवरड्राफ्ट, 25,000। समझ में आया, बैंक ने 25,000 का ओवरड्राफ्ट लिया तो बैंक के पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, बराबर है। अब ये 25,000 किधर, कौन से अकाउंट में लिया है, डिमांड डिपॉजिट के अकाउंट के बदले में लिया, तो डिमांड डिपॉजिट कितना बढ़ गया, लायबिलिटीज कितने की हो गई, 1,22,000, और पैसा कितना आया, 25,000। नहीं समझा, नहीं, एक बार फिर से, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे मतलब कौन, बैंक, बैंक को पैसे की जरूरत है, तो बैंक गया किसी के पास, मैं रहने दे उधर छोड़, बैंक गया पैसा लेने के लिए, बैंक किसके जाता है, बैंक के पास ही जाता है, चाहे वो आरबीआई हो या कोई अदर बैंक हो, तो अदर बैंक के पास गया, बैंक बोला भाई पैसा दो ना, तो मैंने 25,000 ओवरड्राफ्ट ले लिया, तो पैसा तो आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बराबर है। अब पैसा लौटाना तो है ना, तो जो मैंने ओवरड्राफ्ट लिया है वो किस बेसिस पे लिया है, करंट अकाउंट के बेसिस पे लिया है, तो लाइबिलिटीज हो गया ना, आज नहीं तो कल लौटाना ही पड़ेगा, तो लाइबिलिटीज है, कौन सा, करंट अकाउंट का, तो करंट अकाउंट में ऐड किया, समझा, खत्म। और क्या है भाई, खत्म हो गया क्या, हाँ जी, खाली अभी आरडीडी में, सॉरी, ट्रांसफर करने का और डिविडेंड पे करने का, और कुछ है क्या, नहीं। चलिए फिर हम स्टार्ट करेंगे, पहला क्लोजिंग करने के लिए, पहला क्लोजिंग होगा इनकम स्टेटमेंट, फिर क्लोज होगा प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। 42 में 5 माइनस करो, 42,000 में 5,000 माइनस करो तो आएगा 37,000, 72 प्लस 37, 1,09,000, 1,09,000 आ जाएगा। यहाँ पे 25,300 माइनस 1,000 प्लस 600 प्लस 1,200 प्लस 2,700 माइनस 30,000, टोटल करो, बताओ कितना, इसमें ये माइनस, ये प्लस 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 और ये माइनस करने का, टोटल करो कितना आ रहा है, माइनस 1,200, कोई नहीं, माइनस 1,200, ठीक है, वेरी गुड। इधर 7,950 और यहाँ पे माइनस में आ रहा तो 39,450, ठीक है। चलिए पोस्टिंग कर लेते हैं, पहला है कितना है, 1,09,000 माइनस 1,200, अरे बराबर है, पक्का। चलिए 1,09,000 में 1,200 माइनस ही करना पड़ेगा ना, माइनस कीजिए, 1,07,800, ये मुझे इनकम आ गया, समझा। एक्सपेंस में जाते हैं, 7,950, 39,450, बराबर, टोटल 47,400। अब इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंस कर दो, 1,07,800 में 47,400, 60,400, कोई टैक्स वगैरह है क्या, नहीं, तो मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट 60,400, डन है, पक्का समझा। हमेशा याद रखो, जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा उसी का 25% ट्रांसफर करना होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व में। 25% आप ट्रांसफर करोगे किसका, 60,400 का, तो 60,400 का 25% कितना, 15,100। इधर एक इफेक्ट हो गया, दूसरा इफेक्ट देने का है स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये डेबिट हो गया, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, तो भाई स्टैट्यूटरी रिजर्व में ऐड प्रॉफिट एंड लॉस का 15,100, 15,100 याद है ना, तो 15,100 का दो इफेक्ट समझ में आया, अरे हाँ, तो भाई ये इसका टोटल तो बाहर आउटर कॉलम में आ जाएगा, 1,51,000, सॉरी 55,100 ना, 55,100, समझाइए। हाँ, उसके अलावा प्रपोज डिविडेंड भी दिया है, दिया है। अब मेरे से एक गलती हो गई जो अभी मेरे को ध्यान में आया, क्या वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये भी चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट वाज प्रपोज डिविडेंड की एंट्री मैंने छोड़ दिया पास करने के लिए, लेकिन आपको अभी वो भी सॉल्व करके देता हूँ। डिविडेंड देने का कितना परसेंट देने का, 8%। डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होता है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मालूम था क्या, हाँ जी मालूम था,
कितना है 3 लाख। 3 लाख का 8% कैलकुलेट करो पहले। 3,24,000 2400 24 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डिविडेंड 24,000। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? ये तो हो गया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। कहाँ जाएगा? अदर लायबिलिटीज के अंदर पे करने का बाकी है, तो कहाँ चले जाएगा भाई ये? प्रपोज डिविडेंड कितना? 8,000। पहले कर सकता था मैं, बट मेरे से किया नहीं। 8,000 बोले ना आपने? 24,000। 24,000 ना? ये पहले कर सकते थे आप, हाँ? समझा? कर सकते थे, बट मैंने बाद में करके बता दिया है खाली। ओके, 8,000 कैसे, सॉरी 8% कैसे कैलकुलेट किया, समझ में आ गया। अब आ जाता हूँ मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल पे। यहाँ पे टोटल ले लो, कितना आ रहा है भाई टोटल प्रॉफिट? 66,900। उसमें से ये भी माइनस और ये भी माइनस करो तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ रहा भाई नेट प्रॉफिट? 27,800। ये 27,800 कहाँ जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में, प्रॉफिट एंड लॉस 27,000। अरे समझा? हाँ, अब क्लोजिंग इसका कर लेंगे 3 लाख, इसका टोटल ले लेंगे, इसका टोटल ले लेंगे। कैसे 10 लाख कैसे आएगा भाई? 90,000 है। बाकी लोग फटाफट टोटल तो करो। अदर लाइबिलिटीज का 64,000, 2,72,900 ज्यादा बराबर ना? डिपॉजिट 30,470, इसका तो 46,350, इसका टोटल ले लो 1,26,000। हाँ 1,26,000 बराबर। इसका 46,620, इधर 70,000, 2,12,500, 3,65,000, 130 पक्का ना? 10-30 बराबर। चलिए पोस्टिंग पे आ जाते हैं। यहाँ पे शेयर कैपिटल 3 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2,72,900, डिपॉजिट का 30,470, बोरोइंग्स का है 77,230 एंड अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन है 64,000। टोटल ले लो, टोटल ले लो है 7,44,600 पक्का। चलिए असेट साइड पे आ जाते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस है 46,350, बैलेंस विथ अदर बैंक 1,26,000 बराबर ना? फिर इन्वेस्टमेंट है 3,65,130 बराबर। फिर एडवांस है 2,12,500, 70,000, 46,620 और कुछ नहीं। टोटल ले लो, तो टोटल मिस्टेक हो रहा था, मतलब किधर तो मिस्टेक किया, इसका टोटल करो बराबर से और कुछ भी नहीं। 8 लाख तो ये बराबर किया टोटल, ये टोटल एक बार वापस कर लो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर कितना आ रहा है? 8,66,600 माइनस करो कितना आ रहा है? तो मतलब किधर टोटल मिस्टेक किया? 1,22,000। हाँ 1,22,000 का मिस्टेक है, इधर ही है। 97 + 25 का टोटल 1,22,000। ऐसा कैसे टैली नहीं होएगा? तो आपने इधर 30,470 लिखा है, उसमें 1,22,000 ऐड कर दो अभी, टैली होएगा ही, मेरे को कॉन्फिडेंस है बेटा। डिपॉजिट का शेड्यूल में इधर आ जाता है। ऐसा कैसे जाने देने का रे? कितना है? 1,52,470,
एक मिनट बेटा, 8,66,600। सेम चीज यहाँ पे भी आ रहा है 8,66,600। देखो मैं पहले भी बोल रहा हूँ 8,66,600। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरा प्रॉब्लम टैली होगा कि नहीं, मेरा अप्रोच सिर्फ जब भी सॉल्व कर रहा हूँ ये कि मैं पोस्टिंग बराबर कर रहा हूँ और एडजस्टमेंट का इफेक्ट बराबर दे रहा हूँ, तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है टैली होएगा। अगर आप ये सोच के करोगे नहीं टैली होगा कि नहीं, टैली होगा कि नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, ये करोगे तो नहीं होगा। आप अभी ग्रेजुएशन लेवल पे हो, वो 11-12 के स्टूडेंट नहीं हो कि उनको डर लगता है टैली का। आपको कैलकुलेटर सब अलाउड है, रूल्स पता है, तो क्या डरने गए। अब जैसे अभी तुमने बोला सर इधर अलग आया, मेरे को टेंशन नहीं आया, मेरे को मालूम था किधर ना किधर अमाउंट में टोटल मिस्टेक है। अभी जैसे इधर मालूम पड़ा 1,22,000 का है, भाई टोटली नहीं लिखा था आपने, टोटली को टैली होना ही है, ठीक है पक्का। तो आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स लोग पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।